हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशनल चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के बारे में। प्रश्नावली 1.1 के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। पूरी प्रश्नावली के सवालों को हम हल कर चुके हैं। और जो हमारी गणित चल रही है, हमारी जो प्रश्नावली चल रही है, उस प्रश्नावली में नए सिलेबस पर आधारित जो न्यू सिलेबस है हमारा 2023-24 का NCERT या राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस हमारा कम किया गया है, जैसे कि 100% में से 60% 70% छोड़ा गया है, कुछ पाठ कुछ प्रश्नावलियाँ हर विषय में से निकाल दी गई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे। तो आज की हमारी प्रश्नावली है 1.2। इसके अंदर देखिए आप, पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको प्रूव करना है कि √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर होते क्या है। इसके लिए हम पहले ही ऑलरेडी वीडियो एक बना चुके हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से समझा चुके हैं, जिसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी। आप उससे देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा हमने पढ़ी है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अंदर अब इसके बाद में हम बात कर रहे थे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की हमने परिभाषा लिखी थी कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारे पास एक संख्या दी हुई है √5, इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि ये अपरिमेय, लेकिन हमको प्रूफ करना है। अब देखिए, जैसे कुछ संख्या है, मान लो √2, √3, √5, मैंने लिख दिया √7। √9 में अगर लिख दूं तो √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का वर्गमूल निकाला जा सकता है जो 3 होता है, इसलिए। इसके बाद में जैसे कि √11 हो गया, तो ऐसी संख्या ये हमारे पास √10 भी हो जाएगा। तो ऐसी संख्या हमारी जो है अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो इन संख्याओं को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। इस सवाल में हम करेंगे √5 को। ऐसे ही हमारी जो किताब है उसमें सवाल है √2 का भी है, √3 का भी है, √5 का है, √7 का आप निकाल सकते हो, और भी आप आगे ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं √5 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको उल्टा मानते हैं, विपरीत मानते हैं कि हमको √5 एक अपरिमेय संख्या दी हुई है। हम मानकर चलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। हम क्या मानकर चलते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम मानकर चलते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों माना है हमने ऐसा? हमने ऐसा इसलिए माना है कि उसने बोला है कि √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो या तो आप √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दो, या फिर √5 को परिमेय संख्या सिद्ध करने की कोशिश करो। अगर परिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं तो हम कह देंगे कि अपरिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या अगर हम इसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद में हमने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम √5 को एक अपरिमेय संख्या मानते हैं तो इसको हम अंश बटे हर अर्थात P/Q या फिर मैं A/B के रूप में लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं। और आप जानते हैं अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, जो हर है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। और आपको एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पर कि A, B जो है सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक है। A और B दोनों जो संख्या हैं वो संख्या हमारी सह अभाज्य पूर्णांक है। अब सह अभाज्य पूर्णांक हमारे क्या होते हैं उनको देखते हैं हम एक बार। A और B हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? देखिए, सहअभाज्य संख्याओं की हम जब बात करते हैं, कोप्राइम नंबर इनको इंग्लिश में बोला जाता है। सहअभाज्य संख्या है, कोई भी हमने दो संख्याएं ली, तो ऐसी दो संख्याएं जिनके अंदर किसी भी तीसरी संख्या का कोई भाग नहीं जाए। तीसरी का मतलब किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, मतलब इनका जो HCF है, इनका जो मेसह है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। अगर मैं बात करूं 1 और 2 की, तो इसके गुणनखंड कितने होते हैं? 1 और 2। इसमें भाग किसका जाता है? 1 और 3 का। तो इनके अंदर कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता। 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 2 में भी भाग चला जाए, जिसका 3 में भी भाग चला जाए। तो ये 2, 3 कैसी संख्या है? सहअभाज्य। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया 5, 6, तो इसमें अगर मैं देखूं तो 1 और 5 का भाग जाएगा, इसमें मैं अगर देखूं तो 1 और 6 का भाग जाएगा। तो यह भी हमारी कैसी संख्या हो गई? सहअभाज्य। अगर मैंने लिया 4, 6, क्या लिया मैंने? 4, 6, तो 1 में 1 का भाग, 4 में 1 का,
2 का और 4 का। 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो आप देखिए इनमें एक संख्या ऐसी हो गई 2 जिस संख्या का 4 में भी भाग जा सकता है और 6 में भी भाग जा सकता है। इसका मतलब 4 और 6 जो हैं आपस में सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या? ये तो सहभाज्य संख्या नहीं है, और जिनमें भाग नहीं जाता है वो कैसी संख्याएं? सहभाज्य संख्याएं। तो हमने ए और बी कैसी संख्या मानी है? सहभाज्य संख्या। इसका मतलब कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका ए में भी भाग चला जाए और उसी संख्या का बी में भी भाग चला जाए। जैसे मैंने कह लिया मान लो 2 है तो 2 का ए में भाग चला जाए और 2 का ही बी में चला जाए। तो देखते हैं हम ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमने मान लिया सबसे पहले कि √5 बराबर ए बी, ए अपॉन बी। अब देखिए अब करते हैं हम इसका पक्षांतरण। क्या करते हैं? वज्र गुणन। क्या करते हैं इसका हम? वज्र गुणन या वज्र गुणा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब देखिए हम इसको वज्र गुणा करने के लिए इसको इधर गुणा करते हैं और इसको इधर गुणा करते हैं। तो आप देखिए जब मैं b को गुणा करता हूँ √5 से तो क्या होगा? √5 गुना b, और a को गुणा करूंगा मैं 1 से तो क्या होगा? 1 गुना a। और जब √5 को b से हम जब गुणा करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं √5b और इसको क्या लिखते हैं हम? a। यहाँ तक हो गया हमारा सवाल हल। अब इसके बाद में हमको क्या करना है? हमको √5 को हटाना है, क्योंकि हमने कैसी संख्या मानी है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो है √ से बाहर होती है, √ से बाहर होती है अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो। अब जब √ हटाने के लिए हमको हमेशा वर्ग करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? स्क्वायर करने पर। इन सवालों में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपने जो लैंग्वेज है उसको लिखा है तो उसके भी नंबर है। अगर आपने सवाल हल कर दिया, लैंग्वेज नहीं लिखी, तो आपका आधा या 1 नंबर उस सवाल में काटा जा सकता है। तो लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम इसका वर्ग किस प्रकार करेंगे। तो मैंने लिखा √5b, इसका वर्ग हो जाएगा, और इधर a है तो इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब देखिए जब हम √5 का वर्ग करते हैं तो √5 के वर्ग का मतलब क्या होता है कि √5 को हम 2 बार गुणा कर दें। √5 को क्या करते हैं हम? किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा। और जब हम √5 को जब हम √5 से गुणा करते हैं तो √25 आता है, और √25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम इसको √5 के स्क्वायर को यहाँ से काट दें तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 5 ही आ जाएगा। अगर कोई संख्या आपके पास लिखी हुई है मान लो √48 का स्क्वायर, तो आपको √48 गुना 48 करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि √48 गुना √48 किया, फिर इसका कुछ आएगा, फिर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका आंसर होगा बेटा सीधा, इसको काट देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सीधा 48 हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए √5 का जब हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 5, और b का जब हम वर्ग करते हैं तो आएगा b स्क्वायर, और a का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? a स्क्वायर। इसके बाद में देखिए 5 और b जो है आपस में दोनों संख्याएं गुणा हो रही हैं। तो गुणा हो रही है तो पक्षांतरण करने के बाद में जो a है वो दूसरी संख्या के भाग में चला जाएगा। इसको हम डाल देंगे समीकरण 1। इसको क्या बोल देंगे हम? समीकरण 1। तो जो 5 है वो a स्क्वायर के भाग में जा चुका है। अब देखिए जरा a स्क्वायर के भाग में जाने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई संख्या, जैसे मैंने लिखा 20/5, क्या लिखा मैंने? 20/5। इसका मतलब कि 20 में 5 का भाग जाता है, या 20 5 से विभाजित होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a²/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर, चूंकि क्या लगा दिया बच्चों? चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है? a स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि a स्क्वायर के नीचे 8 5 है, तो a²/5 का मतलब a स्क्वायर में किसका भाग जाता है? 5 का। इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ये क्या मतलब हुआ सर? a भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब समझिए, अगर कहीं संख्या लिखी हुई है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा 25, क्या लिखा मैंने? 25। अगर 25 में किसका भाग जाता है? 5 का। कितनी बार जाएगा?
5 का। तो ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो इस वाले 5 में भी 5 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब अगर किसी संख्या का भाग उसके स्क्वायर में जाता है तो उसके वर्गमूल में भी उसका भाग अवश्य जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अगर हमारी देसी भाषा में बात करें कि ए स्क्वायर में 5 को भाग जावे तो ए में भी 5 को भाग जावेगो। इस तरीके से कहानी हुई। अब हमको क्या करना है, आधा सवाल हमारा यहाँ तक हल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, पुनः अब हमको मानना है a बराबर 5c। सर ये क्या चीज़ है? आपने a बराबर 5c क्यों माना है? 6c क्यों नहीं माना? 4c क्यों नहीं माना? 2c क्यों नहीं माना? 8c क्यों नहीं माना? 25c क्यों नहीं माना? तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर सवाल आपका √5 वाला है, अगर आपका सवाल √5 माना है तो यहाँ आपको a बराबर 5c मानना है। अगर यहाँ पर सवाल √2 वाला है तो हमको a बराबर कितना c मानेंगे? 2c। अगर √3 वाला है तो a बराबर 3c। √5 वाला है तो a बराबर 5c। √7 वाला है तो a बराबर 7c। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं, समीकरण 2। बहुत अच्छे सवाल है। एक सवाल अगर आप ये कर लेंगे तो ये तो आपके तीनों चारों ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। अब a बराबर हमने 5c मान लिया, तो अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो पूरा कार्य है वो रफ का कार्य है आपका, है ना। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर है देखिए, तो b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, मतलब a की जगह कौन है? 5c। a की जगह कौन है? 5c का स्क्वायर बटे 5। ठीक है, बिल्कुल हो गया आसान। अब हम करते हैं b का स्क्वायर बराबर, जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है। 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 25। और c का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? c स्क्वायर बटे 5। और जब हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 25, तो कितना हो गया? b स्क्वायर बराबर 5c बटे में तो कुछ रहा ही नहीं। b स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 5c स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर कितना आ गया? हो गया 5c स्क्वायर। और जब हम c स्क्वायर का मान निकालें, किसका मान निकालें हम? c स्क्वायर का अगर हम मान निकालें तो देखिए c स्क्वायर बराबर क्या होगा? b स्क्वायर बटे 5। c स्क्वायर बराबर क्या होगा? b स्क्वायर बटे 5। अब इसको लिख देते हैं हम समीकरण 2, समीकरण 3। क्या लिख देते हैं हम इसको? समीकरण 3। तो अब b स्क्वायर के नीचे भी 5 आ चुका है, जैसा कि समीकरण 1 में b a स्क्वायर के नीचे 5 आया था। अब इधर से मैं इसको साफ कर देता हूँ। थोड़ा सा लेंदी सवाल है बट इजी है। तो देखिए b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। आप यहाँ पर देखिए एक समीकरण में, यहाँ पर क्या था? a स्क्वायर बटे 5 था, और यहाँ पर क्या है? b स्क्वायर बटे 5। जब a स्क्वायर बटे 5 था तो हमने क्या लिखा कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, और जब यहाँ पर b स्क्वायर बटे 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अभी आपको बताया था भाई कि अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या के वर्ग में उसका किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जरूर जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ कि a स्क्वायर में किसका भाग गया? 5 का। b स्क्वायर में भी किसका भाग गया? 5 का। और हमने यहाँ पर क्या माना था कि a और b तो सहभाज्य संख्या है। a और b तो कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है। हमने माना था कि a और b में किसका भाग गया? यहाँ भी 5 का भाग गया और यहाँ भी किसका भाग गया? 5 का। तो इसका मतलब तो ये सहभाज्य संख्या होनी ही नहीं चाहिए, तो सहभाज्य संख्या होनी नहीं चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण देखिए 1 कहाँ पर है? a बराबर 5c, सॉरी b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, और समीकरण 3 क्या है? b स्क्वायर बटे 5। तो समीकरण 1 व 3 से a, b सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। जबकि हमने क्या माना था कि a और b सहभाज्य संख्या हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा विरोधाभास का मतलब विपरीत स्थिति, ऐसा विरोधाभास हमारी कल्पना क्या की थी हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है।
हमारी कल्पना √5 एक परिमेय संख्या के कारण है, संख्या के कारण हुआ है। जब विरोधाभास हुआ हो गया तो कोई चीज़ उल्टी हो गई तो लास्ट में लिख देना हमको, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना सा सवाल है, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। √5 एक अपरिमेय संख्या होगी और सवाल आएगा पेपर में कम से कम 2 या 3 नंबर का सवाल आपके आएगा, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद में, अब मान लो √5 की जगह √2 आ जाता है, √5 की जगह चलो √ कितना आ जाता है 2। तो आपको क्या करना है, जहाँ सवाल में 5 दिख रहा है √5 की जगह यहाँ √2, यहाँ √2, यहाँ √2, यहाँ √2 और यहाँ पे √ नहीं है तो यहाँ भी √ नहीं आएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 5 हो जाए 2 हो जाएगा, सब जगह 2 चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना मानेंगे 2c, क्या मानेंगे 2c। फिर जब 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 और नीचे 2 है तो 4 से 2 कट जाएगा। जैसे मान लो, चलो मैं √7 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, √7 की। तो देखिए हम शॉर्ट में देखते हैं एक बार, जब मैंने √7 लिखा तो आप देखिए √7 बराबर a/b, जब हम इनको गुणा करेंगे तो √7b बराबर a, जब हम इनका वर्ग करेंगे तो 7b² बराबर a², जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो a² बटे कितना होगा 7, मतलब a² में किसका भाग जाता है 7 का, तो a में भी किसका भाग जाएगा 7 का। इसी तरीके से फिर हम क्या मानेंगे, a बराबर 7c, क्या मानेंगे a बराबर 7c, और a बराबर 7c को जब हम यहाँ पुट करेंगे मान रखेंगे तो देखिए 7c का स्क्वायर बटे 7 और 7c का स्क्वायर कितना होगा 49c² बटे 7, 7 का वर्ग हो गया 49, और जब हम इसको इससे काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये 7 बार, तो b² बराबर क्या आ गया c², 7c², और जब देखिए b² बटे कितना हो गया 7 बराबर c²। इसका मतलब इधर देखिए आप a² में 7 का भाग जा रहा है, b² में भी 7 का भाग जा रहा है, दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है, तो हम कह देंगे कि √7 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमको करना है। तो आप √2, √3, √5, √2 और √3 तो आपके जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण आपके दिए हुए हैं, और √5 आपका सवाल है और √7 आपकी किताब में है नहीं है, तो आपको एग्जाम में आएगा भी नहीं, और आ जाता है तो भी कोई कठिनाई नहीं है, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अब देखिए आपके सामने जो दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी इससे पहले हमने सिर्फ किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है, तो ये सवाल उससे थोड़ा सा और आसान पड़ेगा, उससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा और छोटा भी पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, तो हमको कुछ काम तो वैसा ही करना है जैसा उस सवाल में किया था। सबसे पहले हमको लिखना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है सबसे पहले कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और जब हमने परिमेय संख्या मान ली तो परिमेय संख्या को a/b के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये काम तो हमने सर उस प्रश्न में भी किया था, बिल्कुल किया था। आप लिख देंगे a/b लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, और भी हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर b का जो मान है वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और a, b पूर्णांक है। अब की बार हमको सहभाज्य संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सिर्फ क्या मानना है कि a और b क्या है, हमारे पास पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखिए 3 + 2 √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो ये समझिए क्यों, क्योंकि ये 3 जो है एक परिमेय संख्या है। 3 कैसी संख्या है, परिमेय, और ये पूरी कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को घटाने पर, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर तो आ भी सकता है और नहीं भी, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देने पर हमेशा हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब इनको हम जब जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जब हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अब देखिए हम किस तरीके से इसको हल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या हुई। अब हमने इसको हल कर लिया। अब सबसे पहले एक साइड एक संख्या को हमको पक्षांतरण करते हुए लेते हुए जाना है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर।
पक्षांतरण किस तरीके से करेंगे, आपको सभी संख्याओं को उस साइड में ले जाना है, उस पक्ष में ले जाना है, सिर्फ √5 अकेला बचाना है। यहाँ पे अंडर रूट वाली संख्या यहाँ पर इधर LHS जो है हमारी इधर वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें सिर्फ √5 बचाना है। तो देखिए √5 कैसे बचेगा, सबसे पहले मैं 3 को उधर ले जाऊँगा, तो 2 √5 बराबर A/B। 3 यहाँ पर प्लस का है तो 3 जो है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अब देखिए आप इसके नीचे क्या लगा सकते हैं हम, 1। तो B और 1 का जो लेस है, जो LCM है, वो हमेशा कितना आता है, B। जब हम देखिए B में किसका भाग देंगे, पहली संख्या के हर का, पहली भिन्न के हर का, तो B का, तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। और जब हम 1 को गुणा करेंगे A से तो क्या आएगा, 1 A आएगा। फिर हम B में भाग देंगे किसका, 1 का। किसी संख्या में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो उस संख्या के बराबर ही जाता है, तो भाग कितनी बार जाएगा, B बार। और B को जब मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना भी हो जाएगा, ये 3B। कितना हो जाएगा, B को जब मैं गुणा करूँगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 3B। तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है, A-3B/3। अब आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर इसके नीचे 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो देखिए A की जगह A लिख लो, B को 3 से गुणा कर दो, माइनस का 3B, और बटे में क्या लिख दो, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमको सिर्फ √5 बचाना है, 2 का भी पक्षांतरण कीजिए, तो √5 बराबर A-3B/B। अब देखिए ये जो 2 है वो गुणा में है, तो इस संख्या के भाग में जाएगा। जब वह भाग में जाएगा तो 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 2 कहाँ जाएगा, इस संख्या के गुणा में आ जाएगा। सर गुणा में है तब भी गुणा में आ रहा है, वो भाग में ही है, वो भाग में ही है। कैसे है देखिए, इसे B लिखा हुआ है, हम ले जाएंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं ना। तो 2 का भाग रूप क्या होता है, 1/2 होता है। B को गुणा करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1, और सवाल भी हमारे पास हल हो चुका है। अब आप देखिए, चूँकि √5 एक कैसी संख्या है, हमने अभी सिद्ध किया था पिछले सवाल में, कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि ये जो लिखा है हमने A-3B/2B एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सर कैसे पता चला आपको कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ये अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, 2 संख्याओं को घटा रहे हैं। ऊपर वाली देखो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुना भाग सब क्या होता है, परिमेय ही होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर कि इधर वाली संख्या तो अपरिमेय और इधर वाली परिमेय, तो 2 संख्या अगर अलग अलग हैं तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह नहीं आ सकता। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये √5 तो हमारे पास अपरिमेय है, और जो आया है हमारे पास A-3B/2B, ये क्या है, परिमेय है। ये तो हो गई परिमेय, और ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो सर बीच में बराबर का चिन्ह क्यों आया, ये तो बराबर का चिन्ह आना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, आपकी बराबर का चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो ये बराबर का चिन्ह आने का कारण ये है कि हमने 3 + 2√5 को क्या माना था, परिमेय। तो हमने कल्पना गलत कर ली, हमने जो माना था, जो हमने एजम्पशन किया था स्टार्टिंग में, वही हमने क्या कर लिया, गलत कर लिया। तो उसको सही करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा विरोधाभास, यह विरोधाभास, ये लैंग्वेज लगभग सबकी सेम है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, हमारी गलत कल्पना या धारणा के कारण, गलत कल्पना से है। बस इतना सा लिखना है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दैट्स ऑल। बस बिल्कुल सीधे सवाल है, अपरिमेय संख्या होगी। बस हो गया सवाल, ठीक है। इतना सा सवाल करना है आपको, और ये भी अच्छा सवाल है। अब ऐसा 1 2 तीसरे क्वेश्चन में 3 सवाल और हैं छोटे छोटे, उनको भी हम देखते हैं अभी। जब तक आप इसको उतार सकते हैं और वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि 1/√2 को हमको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। 7/5 को हमको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। और 6/2 को हम सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए एक एक करके हम सभी को हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेते हैं हल। तो आपको वही लाइन लिखनी है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखनी है, एक परिमेय संख्या है। लिख लिया। अब परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर A/B, और यहाँ पर B का मान कभी भी 0 नहीं होगा।
और ए कॉमा बी, आप सहभाज्य पूर्णांक लिख सकते हैं, सहभाज्य पूर्णांक लिख सकते हैं और पूर्णांक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। ए कॉमा बी कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। लिख लिया हमने, सहभाज्य पूर्णांक मतलब को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए भाई हमको वज्र गुणा और पक्षांतरण, जब हम बी को गुणा करेंगे ए से और ए को गुणा करेंगे √2 से, तो देखिए सबसे पहले मैं ए को गुणा करता हूँ √2 से, तो √2 गुना ए और बी गुना 1 हो गया। अब √2 को जब हम ए से गुणा कर लो तो √2 ए होता है कि नहीं, और ये हो गया बी एकम बी। अब देखिए जब इस √2 और ये हो गया ए का जब हम पक्षांतर करेंगे, हमको सिर्फ अंडर वाली संख्या इधर रखनी है, तो जब अंडर वाली संख्या इधर रखनी है तो ये क्या हो जाएगा, b/a। क्या हो जाएगा ये, b/a। और अब हमारा सवाल जो है हल हो चुका है, क्योंकि देखिए b/a का मतलब अंश बटे हर, सर ये तो हर बटे अंश है, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने लिखा 2/3 कैसी संख्या है, p/q के रूप में है, परिमेय है, तो 3/2 भी परिमेय होगी। 3/2 भी क्या होगी, परिमेय होगी। किसी संख्या का उल्टा कर लो, सीधा कर लो, वह संख्या परिमेय है। अब देखिए √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। b/a कैसी संख्या है, परिमेय। हो गया विरोधाभास, बस सवाल हमारा हल हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि b/a एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ है, यह है हमारे विरोधाभास, यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास। हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना ये थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है के कारण है, एक परिमेय संख्या के कारण है। अतः 1/√2 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। हो गया प्रूफ। बस थोड़ी सी इसमें भाषा बना के लिखनी पड़ती है, और भाषा बनाने के क्या लगभग सबकी एक जैसी भाषा है। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आप इसको रटोगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो रटना नहीं है हमको, जैसा जैसा हम सवाल में किया है वैसा वैसा हम लिखते हुए जाएंगे। अब देखिए इसका दूसरा सवाल है, क्या लिखा हुआ, 7√5। सबसे पहले क्या करना है हमको, हल। और हल में क्या लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया भाई। अब क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर a/b, और वही वाली बात कि b का मान 0 नहीं होगा, और a और b कैसी संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए आगे, जब √5 क्या करेंगे हम, देखो अब डायरेक्ट हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। जब 7 है, जब हम 7 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा b के साथ। तो देखिए √5 बराबर कितना हो जाएगा, a/7b, a/7b। और a/7b होने से आपको साफ दिख रहा है कि ये कैसी संख्या हो गई हमारे पास, अब परिमेय, और ये अपरिमेय, और ये तो अपरिमेय हो गई और ये कैसी हो गई, परिमेय। सवाल हल हो गया हमारा। हमको लिखना क्या है, देखिए √5 एक परिमेय संख्या है, हम अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं इस बात को, चूँकि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7 भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। a/7 भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हो गई। जब a/7 भी एक परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास के कारण, जब विरोधाभास से 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे शॉर्ट में मैंने भाषा बना दी, आपको ऐसे डिटेल में बनानी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका जो लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, उसको देखते हैं हम। कुछ नहीं करना, काम आपको वही करना है बार बार। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 एक कैसी संख्या है,
परिमेय संख्या है। और जब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे इसको हम, 6 + √2 बराबर a/b। और a का मान, b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a, b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। ए और बी हमारे पास कैसे पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। करते हैं हम पक्षांतरण। सबसे पहले 6 को ले जाएंगे हम उधर। जब हम 6 को उधर ले जाएंगे तो a/b -6 होगा, क्योंकि अब की बार ये जुड़ रहा है इसके साथ तो प्लस में है तो किसका हो गया, माइनस में। यहाँ पर ये गुणा में था तो किसका हो गया, भाग का। तो देखिए अब इसको एक बार हल कर लेते हैं थोड़ा सा। √2 बराबर इनका ले से लेके कितना आ जाएगा, b में देखिए किसका भाग देंगे हम, b का। कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को गुणा करेंगे किससे, a से, तो कितना हो जाएगा a। किसका चिन्ह, माइनस का। इसके नीचे क्या लगा लो, 1। b में किसका भाग देंगे हम, 1 का। तो कितनी बार जाएगा, b टाइम, b बार जाएगा। और b को किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6b। बस दैट्स ऑल, सवाल खत्म। इतने से सवाल हैं, छोटे छोटे से बच्चा सवाल है बस। अब क्या लिखेंगे हम, √2, चूँकि, या फिर लिख सकते हैं हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। सभी सवाल लगभग एक जैसे हैं, कुछ भी आ जाए इसमें। परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास के कारण या विरोधाभास से, विरोधाभास क्या था हमारा कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास था हमारा। विरोधाभास के कारण 6 + का √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो प्रश्नावली है 1.2, मतलब प्रश्नावली 1 आपकी पूरी हो चुकी है। प्रश्नावली जो 1.1 है उसको हमने 2 पार्टों में अलग अलग हल किया था। जैसे प्रश्नावली 1.1 के 2 पार्टों में, एक में हमने लय से में से आवाज गुणनखंड करना सीखा था, दूसरे उसके पार्ट में हमने उसके शेष सवालों के बारे में बात किया था। और जिसका तीसरा पार्ट है प्रश्नावली 1.2 का, उसमें प्रश्नावली 1.2 के अंदर हमने अपरिमेय संख्या प्रूव करना, हमको सभी कुछ संख्या दी हुई है, उनको हमने अपरिमेय सिद्ध किया है कि किस तरीके से हमको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 2, जो हमारी पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसके बारे में। उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में समझेंगे। अब इस प्रश्नावली की जो बेसिक हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, इनकी सारी की सबकी सभी जो डिजिट्स हैं, संख्याएं हैं, इन सभी की हम वीडियो अलग से बना चुके हैं, जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगली प्रश्नावली के साथ। थैंक यू वेरी मच।